नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, जैसा कि पता है कि आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे डेली आपको करंट अफेयर की क्लास प्रोवाइड की जाती है जो कि किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे जाते हैं, जिसकी एक अहम भूमिका होती है। तो साथियों, आपके विद्यार्थी तक यूट्यूब चैनल है जो कि एक एजुकेशनल चैनल है, उस पर डेली आपको करंट अफेयर की क्लास प्रोवाइड की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में आने के 100% चांस रहते हैं। ठीक साथियों, तो उसी क्रम में हम लोग डेली करंट अफेयर की क्लास अपने चैनल पे करते हैं और मैं आशा भी करता हूं कि आप लोग डेली करंट अफेयर की क्लास करते होंगे, अपनी नोटबुक में नोट करते होंगे, उसके बाद बीच बीच में उसे रिवीजन करते होंगे, या तो फिर हमारे द्वारा जो भी क्वेश्चन दिए जाते हैं उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देते होंगे। लेकिन आप लोग देते नहीं हैं, ये निश्चित बात है। आप लोगों को जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ देता हूँ सभी क्वेश्चनों का आंसर कमेंट बॉक्स में देना चाहिए, अगर पता है तो। नहीं पता है तो आप क्वेश्चन मार्क लिख के भेजिए, मैं वहाँ पे रिप्लाई दूंगा, या तो फिर आज की क्लास में वहाँ पे मैं करवाऊंगा। ठीक साथियों, तो उसी क्रम में आइए हम लोग आज अपनी क्लास को फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो इसी में एक ताज़ा जानकारी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 नवंबर को आईआईटी दिल्ली के 91वें वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भाई हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं तो सम्मान के साथ बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 7 नवंबर को आईआईटी दिल्ली के 7 नवंबर को अर्थात कल 7 नवंबर को आईआईटी दिल्ली में आईआईटी दिल्ली के 91वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। ये ऑनलाइन माध्यम से अर्थात वेबिनार के माध्यम से संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 7 नवंबर 2020 को आईआईटी दिल्ली के 51 वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। वार्षिक दीक्षांत समारोह, ठीक साथियों, वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के 51 वार्षिक दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में उन्हें बुलाया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। और 7 नवंबर 2020 को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे हमारे भारत के प्रधानमंत्री। और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री और शिक्षा राज्य मंत्री भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। दीक्षांत समारोह संस्थान के डोगरा हॉल में सीमित लोगों की उपस्थिति के साथ हाइब्रिड मोड में आयोजित किया जाएगा। ये जो आयोजन है, यह जो समारोह दीक्षांत समारोह वार्षिक दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाएगा, यह संस्थान के डोगरा हॉल में सीमित ही लोगों के, चूंकि कोविड-19 का दौर चल रहा है इसलिए सीमित लोगों की उपस्थिति में ही हाइब्रिड मोड में यह आयोजन किया जाएगा। एक ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से इसका प्रसारण सभी स्नातक छात्रों, उनके माता पिता, प्रतिष्ठित पूर्व छात्रों और आमंत्रित मेहमानों तक पहुंचाया जाएगा। इसकी एक पार्टिकुलर वेबसाइट है जिसके माध्यम से जो भी आईआईटी संस्थान में स्नातक के छात्र हैं या तो फिर उनके माता पिता या तो प्रतिष्ठित पूर्व जो कि सम्मानित किए गए हैं, पहले के जो पूर्व छात्र हैं और आमंत्रित मेहमानों तक पहुंचाया जाएगा इस दीक्षांत समारोह को। और दीक्षांत समारोह में पीएचडी, एमटेक, मास्टर ऑफ डिजाइन, एमबीए और बीटेक छात्र सहित 2000 से अधिक स्नातक छात्रों को डिग्री भी प्रदान की जाएगी। ठीक साथियों, वार्षिक दीक्षांत समारोह जो 51 वार्षिक दीक्षांत समारोह आईआईटी दिल्ली का है,
इस दौरान जो भी हमारे यहाँ के दीक्षांत समारोह पीएचडी एमटेक के जो स्टूडेंट हैं, मास्टर ऑफ डिजाइन के जो स्टूडेंट हैं, एमबीए के स्टूडेंट और बीटेक के जो भी छात्र हैं, इस तरीके से लगभग 2000 से अधिक छात्रों को डिग्री प्रदान की जाएगी। साथ ही साथ संस्थान राष्ट्रपति के स्वर्ण पदक, निदेशक के स्वर्ण पदक, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा स्वर्ण पदक, 10 उत्तम स्वर्ण पदक और संस्थान रजत पदक भी स्नातक छात्रों को प्रदान करेगा। यहाँ के आईआईटी दिल्ली के जो भी स्नातक के छात्र हैं उन्हें 51 वार्षिक दीक्षांत समारोह के दौरान, जिसके मुख्य अतिथि नरेंद्र मोदी जी हैं, उस दौरान कुछ पदक से भी सम्मानित किया जाएगा। ठीक साथियों, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि 51 वार्षिक दीक्षांत समारोह आईआईटी दिल्ली का 51 वार्षिक दीक्षांत समारोह का मुख्य अतिथि कौन है? तो यहाँ पे आप लोगों को आंसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देना है। और अगर आपसे पूछ लिया गया कि आईआईटी दिल्ली का जो 51 वार्षिक दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया वो कौन सी डेट को आयोजित किया गया, तो यहाँ पे आपको आंसर 7 नवंबर देना है। ठीक, और इसके बाद पूछ लिया कि वार्षिक आईआईटी दिल्ली के 51 वार्षिक दीक्षांत समारोह के अवसर पर जो भी हमारे यहाँ के स्नातक छात्र हैं उन्हें किस तरीके से सम्मानित किया गया, तो आप लोगों का आंसर यहाँ पे होगा कि यहाँ पे आंसर होगा कि जैसे निदेशक के स्वर्ण पदक होंगे, ठीक, स्वर्ण पदक होंगे, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा स्वर्ण पदक, 10 इस तरीके से टोटल 10 उत्तम स्वर्ण पदक होंगे, जिससे संस्थान रजत पदक भी स्नातक छात्रों को प्रदान करेगा। ठीक साथियों, अगली जानकारी अगर हम लोग देखें तो अगली जानकारी के क्रम में है कि भारत डच संयुक्त कृषि कार्य योजना के तहत सब्जियों एवं फूलों के उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया है। ठीक साथियों, जो भारत डच संयुक्त कृषि योजना है, इस योजना के तहत सब्जी एवं फूलों के उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन या शुभारंभ किया गया है। तो भारत डच संयुक्त कृषि कार्य योजना के तहत सब्जी एवं फूलों के उत्कृष्टता, अर्थात सब्जी और फूलों का उत्कृष्टता कैसे किया जाए, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कैसे किया जाए, इसके लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ठीक साथियों, देश के कृषि क्षेत्र का विकास यंत्र मतलब ऐसा कहा गया है कि देश कृषि क्षेत्र का विकास यंत्र बन चुका है। ठीक साथियों, ऐसा कौन कहा? ऐसा श्री तोमर जी ने वर्ष 2020-21 में भारत ने रिकॉर्ड 319.57 मिलियन टन बागानी उत्पादन किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए रिफॉर्म्स से खेती किसानों का तेजी से विकास होगा, ऐसा श्री तोमर जी ने कहा। ठीक साथियों, ऐसा श्री तोमर जी ने कहा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि भारत डच संयुक्त कृषि कार्य योजना के तहत सब्जी एवं फूलों के उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ भी किया गया। ठीक साथियों, और अगली जानकारी की ओर हम लोग अगर देखें, अगली जानकारी की ओर हम लोग रुख करेंगे। इम्पोर्टेंट जानकारी हम लोग यहाँ पे आपकी करंट अफेयर की क्लास होती है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक, जो कि कंपटीशन के एग्ज़ाम में आने की एक अहम भूमिका है। साथियों, एक जानकारी आप लोगों को मैं दूं कि KVIC का ई पोर्टल कुम्हारों के लिए समय से पहले दिवाली लाया, ऐसा। तो साथियों, आप लोगों को बता दूं कि इस बार दिवाली के KVIC की ऑनलाइन बिक्री से सशक्त कुम्हारों के लिए खुशियां आई है। कुम्हारों के लिए एक ऐसा दिवाली के अवसर पे हमारे भारत सरकार द्वारा, खासतौर पे राजस्थान सरकार के द्वारा ऐसा किया गया कि कुम्हारों के बर्तन, मतलब हमारे जो मिट्टी से संबंधित बर्तन होंगे, या तो खादी इंडिया ई पोर्टल के बदौलत देश के हर कोने तक पहुंचेगा। ठीक साथियों, मिट्टी के बने हुए जो हमारे दिवाली के अवसर पे जो भी मतलब चीज़ें यूज की जाती हैं वो मिट्टी से बने हुई चीज़ों के लिए होगा, जिससे कि कुम्हारों के लिए एक वरदान साबित होगा। तो इस बार दिवाली में
केवीआईसी की ऑनलाइन बिक्री से सशक्त कुम्हारों के लिए खुशियां आई हैं। राजस्थान के जैसलमेर और हनुमानगढ़ जिले के सुदूर हिस्सों में इन कुम्हारों द्वारा बनाए गए मिट्टी के दिए, कौन से, दिवाली के अवसर पर जो मिट्टी के दिए उपयोग किए जाते थे, खादी इंडिया के ई पोर्टल की बदौलत देश के हर कोने तक पहुंचाया जा रहा है। कहाँ के? राजस्थान के जैसलमेर और हनुमानगढ़ जिले के। राजस्थान के जैसलमेर और हनुमानगढ़ जिले के, और हनुमानगढ़ जिले के कुम्हारों के मिट्टी के बर्तन, कुम्हारों के मिट्टी के दिए, कुम्हारों के मिट्टी के दिए केवीआईसी, ठीक, कैसे? केवीआईसी के माध्यम से, केवीआईसी के माध्यम से ई पोर्टल की बदौलत देश के हर कोने तक पहुंचाया जाएगा। ई पोर्टल की बदौलत देश के हर क्षेत्रों में पहुंचाया जाएगा। देश के हर क्षेत्रों में पहुंचाया जाएगा। ठीक साथियों, ये जानकारी है। इससे कुम्हारों की दिवाली में जो बिक्री नहीं होती थी, तो जो चाइनीज आइटम यूज किए जाते थे हमारे देश में, या तो फिर इस तरीके के और भी जो आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट थे, उन्हें जो है उपयोग में लाया जाता था। तो इसके लिए हमारे भारत सरकार ने और ख़ास तौर पे राजस्थान की सरकार इस कुम्हारों के मिट्टी के दिए जो बनाए जाते हैं उनकी बढ़ावा के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया, केवीआईसी के माध्यम से। ई पोर्टल के बदौलत आप लोग भी ये इसके ऑनलाइन माध्यम से मंगवा सकते हैं। ठीक साथियों, और केवीआईसी ने 8 अक्टूबर को दिए की ऑनलाइन बिक्री शुरू कर दी है। ठीक, इसकी बिक्री 8 अक्टूबर से ऑनलाइन माध्यम से शुरू कर दिया गया है। 8 अक्टूबर से इसकी बिक्री ऑनलाइन माध्यम से शुरू कर दिया गया है। ठीक साथियों, ऑनलाइन माध्यम से इसकी बिक्री 8 अक्टूबर से शुरू कर दिया गया। ठीक, ऑनलाइन माध्यम से इसकी बिक्री 8 अक्टूबर से शुरू कर दिया गया। ठीक, ऑनलाइन माध्यम से इसकी बिक्री शुरू कर दिया गया। ठीक, और इसी क्रम में अगली जानकारी साथियों बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि रक्षा मंत्रालय ने 1971 में भारत पाक युद्ध में भारतीय सशस्त्र बलों की जीत की याद में लोगो डिजाइन आमंत्रित किया है। मतलब हमारा जो रक्षा मंत्रालय है वो 1971 में जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसके लिए एक यूनिक लोगो डिजाइन करने की बात कही है। यूनिक लोगो डिजाइन करने के लिए लोगों को आमंत्रित किया है, जिसका यूनिक लोगो बनाने का कुछ कंडीशन रहेगी, जो शर्त रहेगी, और उसमें से जो जिसका लोगो सबसे यूनिक रहेगा, सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस का लोगो जिसका रहेगा, उसे 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा, या कहिए तो प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ठीक साथियों, तो अगली जानकारी है कि रक्षा मंत्रालय ने 1971 में रक्षा मंत्रालय ने 1971 के भारत पाकिस्तान
भारत पाक युद्ध में भारतीय सशस्त्र बलों की भारतीय सशस्त्र बलों की जीत की याद में लोगो डिजाइन आमंत्रित किया है। लोगो डिजाइन आमंत्रित किया है। साथियों, रक्षा मंत्रालय ने 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के भारतीय सशस्त्र बलों की जीत जो हुई थी उसके लिए एक यूनिक लोगो डिजाइन करने की बात की है। और यूनिक लोगो जो डिजाइन किया जाएगा उसके लिए एक प्रोत्साहन राशि की भी घोषणा की है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। रक्षा मंत्रालय के द्वारा ये घोषणा किया गया है कि जो भी लोग यूनिक लोगो डिजाइन करेंगे उस लोगो को बनाने वाले व्यक्ति को प्रोत्साहन के रूप में 50,000 रुपए की इनामी राशि दी जाएगी। और लेकिन यह लोगो जो डिजाइन किया जाएगा, इस लोगो के कुछ कंडीशंस हैं। उसके कंडीशंस की बात यह की गई है कि जो लोगो बनाया जाएगा यह इस तरह से बनाया जाएगा कि जिसमें भारत की तीनों सेनाएं, चाहे वो भारतीय थल सेना हो, चाहे वो नौसेना हो या तो फिर वायुसेना हो, तीनों सेनाओं का उस लोगो में चित्रण किया जाएगा। अगली बात यह होगी कि इसमें जो लोगो बनाया जाएगा इसमें हमारी सेनाओं के पराक्रम और शौर्य का चित्रण हो, न कि शत्रु का उपहास। अर्थात इसमें हमारी भारतीय सेनाओं का जो शौर्य और पराक्रम है उसका चित्रण किया जाए, और साथ ही साथ इसमें जो हमारा शत्रु है उसके उपहास की भी बात कहीं इसमें नहीं की जानी चाहिए। अर्थात शत्रु का उपहास इसमें नहीं दिखाई देना चाहिए और हमारे भारतीय सेना का जो पराक्रम और शौर्य है वो दिखाई देना चाहिए। अगली कंडीशन है कि यदि लोगों में किसी भी शस्त्र का चित्रण किया जाता है, यदि लोगों में किसी भी शस्त्र का चित्रण किया जाता है तो वह वही शस्त्र होने चाहिए जिनका इस्तेमाल 1991 के युद्ध में किया गया था। अर्थात जो लोगो डिजाइन किया जाएगा उस लोगो में अगर आप कोई शस्त्र भी दिखाना चाहते हैं, कोई शस्त्र भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसमें उस शस्त्र का ही इस्तेमाल आप लोगों में करेंगे जो 1991 के युद्ध में इस्तेमाल किया गया था। आप उसमें वहां वही शस्त्र इंडिकेट करेंगे, वही शस्त्र दिखाएंगे जो 1991 के भारत पाक युद्ध के दौरान शस्त्र यूज किया गया था हमारी भारतीय सेना द्वारा। अगली कंडीशन है कि इसमें इस्तेमाल किए गए कथन दोनों भाषाओं, मतलब इस लोगों में जो कथन भी इस्तेमाल किया जाएगा यह दोनों भाषाओं अर्थात हिंदी और इंग्लिश में होना चाहिए। ठीक, ये जो लोगो डिजाइन किया जाएगा इसकी कुछ कंडीशंस हैं, 4 कंडीशन हैं। इसकी कंडीशन पहली यह है कि इसमें हमारी जो तीनों सेनाएं हैं अर्थात भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना का चित्रण होना चाहिए। अगली बात यह है कि हमारी सेनाओं का पराक्रम और शौर्य का चित्रण होना चाहिए, न कि शत्रु का उपहास होना चाहिए। तीसरी जानकारी इसमें यह है, कंडीशन है कि ये जो शस्त्र अगर इस लोगों को बनाने में, इस लोगों के डिजाइन करने में अगर किसी भी प्रकार के शस्त्र का चित्रण होता है तो उसमें उस दौरान उसी शस्त्र का आप चित्रण वहां करेंगे जो भारत पाक युद्ध में 1991 के भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना द्वारा प्रयोग किया गया था। जो शस्त्र 1991 के भारतीय पाक युद्ध के दौरान भारतीय सेना द्वारा प्रयोग किया गया था। चौथी कंडीशन है कि इसमें जो भी कथन इस्तेमाल किया जाएगा, जो लोगो यहां बनाया जाएगा, इस लोगो में जो शब्द इस्तेमाल किया जाएगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में होना चाहिए। ठीक साथियों, और इसमें ये एक चीज और दिया गया, कि इसके लोगो डिजाइन की इस प्रतियोगिता के लिए एंट्री भेजने की आखिरी तारीख 11 नवंबर दी गई है। अर्थात लोगो बनाने के लिए जो भी लोग इच्छुक हैं, ठीक, उसके लिए जो प्रतियोगिता है उसकी एंट्री, मतलब कि हाँ हम भी लोगो डिजाइन कर रहे हैं, तो उसकी अंतिम तारीख 11 नवंबर दी गई है।
11 नवंबर इसकी अंतिम तारीख दी गई है कि इसके लिए आप वहां पे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके बताएं कि मैं भी लोगो डिजाइन करने की प्रतियोगिता में शामिल होना चाहता हूं। ठीक, इस युद्ध के बारे में अगर मैं आपसे कहूं साथियों, तो दिसंबर 1971 में भारतीय सशस्त्र बलों ने ऐतिहासिक शौर्य और पराक्रम के चलते पाकिस्तान पर जीत हासिल की और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। 16 दिसंबर 2021 को इस गौरवशाली दिवस के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इसे स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसे स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसके चलते दिसंबर 2020 से 16 दिसंबर 2021 तक कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और इन्हें एक लोगो के जरिए अलग पहचान दी जाएगी। ये लोगो जो डिजाइन किया जा रहा है, इस बीच में जो कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, अर्थात दिसंबर 2020 से 16 दिसंबर 2021 तक कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जो शौर्य से रिलेटेड होंगे, भारतीय तीनों सेनाओं से रिलेटेड होंगे। इसके लिए एक यूनिक लोगो इसीलिए डिजाइन करवाया जा रहा है कि ये यूनिक लोगो के माध्यम से इसे दर्शाया जाएगा, पेश किया जाएगा। ठीक साथियों, और लोगों का आपको दिशा निर्देश में बता ही दिया कि इसकी क्या कंडीशन है लोगो डिजाइन करने की। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी और खुशी की बात है हमारी भारतीय सेना के लिए। ठीक साथियों, अगली जानकारी है कि तमिलनाडु सरकार ने ई वाहनों पर 10% कर में छूट दी है। हमारी जो तमिलनाडु सरकार है, इसे हम लोग यहाँ से साफ करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाते हैं यहाँ आपको, जो कि आपके एग्जाम में आने के 99% चांस रहते हैं साथियों। आप लोग इसे अपनी नोटबुक में नोट किया करिए और बार बार रिवीजन किया करिए, आपके एग्जाम में आने के चांस रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक, अगली जानकारी है कि हमारी जो तमिलनाडु सरकार है वो ई वाहनों की बिक्री पर 100% कर की छूट की बात की है। साथियों थोड़ा फास्ट करते हैं, टाइम कम बच रहा है। हमारी जो तमिलनाडु सरकार ने ई वाहनों पर 100% कर की छूट दी है, 100% कर में छूट दी है तमिलनाडु सरकार ने। तमिलनाडु सरकार ने ई वाहनों के ई वाहनों पर 100% कर के छूट की घोषणा की है। कर के छूट की घोषणा की है। हमारी जो तमिलनाडु सरकार है वो ई वाहनों के खरीद पर 100% करके छूट की घोषणा की है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ई वाहन खरीदें और प्रदूषण मुक्त हमारा भारत या तमिलनाडु सरकार हो सके। तमिलनाडु ने बैटरी चालित वाहन अब और तेज दौर से मतलब इसका उद्देश्य यह है कि जिससे कि बैटरी चालित वाहन और तेजी से हमारी जो है सड़कों पर दौड़ सकेंगे और लोग खरीद पाएंगे। बैटरी चालित वाहन पर साल 2022 तक मोटर वाहन टैक्स में छूट दे दी गई है। हुंडई के उपाध्यक्ष वीसी दत्ता ने कहा कि पिछले साल प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक वाहन पॉलिसी पर टैक्स में 100% छूट की घोषणा की थी। ठीक, हुंडई के उपाध्यक्ष वीसी दत्ता, ठीक, हुंडई के उपाध्यक्ष हैं कौन? हुंडई के उपाध्यक्ष वीसी दत्ता जी हैं। ठीक, वीसी दत्ता ने कहा कि पिछले साल प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक वाहन पॉलिसी पर टैक्स में 100% की छूट की घोषणा की थी। इससे प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक वाहन की बिक्री में इजाफा हो सकेगा। पिछले साल जुलाई में 25.3 लाख के शुरुआती मूल्य पर हुंडई ने देश की पहली इलेक्ट्रॉनिक यूएसवी कोना लॉन्च किया था। ठीक साथियों, ये जानकारी है। अब इसी क्रम में अगली जानकारी देखें हम लोग, तो विकेट कीपर बल्लेबाज ल्यूक रॉन्की की न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया। ठीक, विकेट कीपर बल्लेबाज ल्यूक रॉन्की को न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया। इसमें आपको क्वेश्चन पूछ लेगा, यहाँ पे आपको अगर पता हो तो मैं बताऊं कि किस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है।
आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि हाल ही में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया। हाल ही में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया। तो आप लोग आंसर देंगे कि ल्यूकी रॉन्की को। तो विकेट कीपर बल्लेबाज, विकेट कीपर बल्लेबाज, विकेट कीपर बल्लेबाज, विकेट कीपर बल्लेबाज ल्यूक रॉन्की, ल्यूक रॉन्की को न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी कोच, बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया, नियुक्त किया गया। ठीक साथियों, विकेट कीपर बल्लेबाज ल्यूक रॉकी को न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का बल्लेबाज कीपर कोच नियुक्त किया गया। उनका कार्यकाल वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू श्रृंखला से शुरू होगा। ठीक साथियों, इनका कार्यकाल, यह जो कार्यकाल शुरू होगा यह वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू श्रृंखला से शुरू होगा। रॉकी का जन्म न्यूजीलैंड में हुआ था, लेकिन इन्होंने अपना अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया की तरफ से की थी। इनका जन्म, जो ल्यूक रॉकी जी हैं, इनका जन्म न्यूजीलैंड में हुआ था, लेकिन ये अपने करियर की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया की श्रृंखला से किए थे। ठीक, अपने करियर की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया की तरफ से किए थे। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 2008 में 4 वनडे और 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। बाद में न्यूजीलैंड लौट आए। उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए 2013 से 17 के बीच 4 टेस्ट, 81 एकदिवसीय और 30 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले। इसके बाद उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। ये ल्यूक रॉन्की के संबंध में जानकारी थी। ठीक साथियों, अगली जानकारी है कि एक्ट्रेस रानी मुखर्जी की फिल्म मेहंदी में काम कर चुके। ठीक, एक्ट्रेस रानी मुखर्जी की फिल्म मेहंदी जो आई थी, इसमें काम कर चुके किसको स्टार का हाल ही में निधन हो गया। मतलब इसमें रानी मुखर्जी की फिल्म जो मेहंदी थी, इसमें कौन से ऐसे स्टार हैं जो काम कर चुके हैं, उनका हाल ही में निधन हो गया। तो उनका साथियों जिक्र हम लोग करेंगे। उनका नाम है फराज खान। ठीक, एक्ट्रेस रानी मुखर्जी की फिल्म, एक्ट्रेस रानी मुखर्जी की फिल्म, एक्ट्रेस रानी मुखर्जी की फिल्म, रानी मुखर्जी की फिल्म रानी मुखर्जी की फिल्म मेहंदी। ठीक, रानी मुखर्जी की फिल्म मेहंदी में काम कर चुके स्टार फराज खान, स्टार फराज खान का हाल ही में निधन हो गया। हाल ही में निधन हो गया। एक्ट्रेस रानी मुखर्जी की जो फिल्म मेहंदी आई थी, एक्ट्रेस रानी मुखर्जी की फिल्म जो मेहंदी आई थी, इनका जो है, इसमें जो मुख्य स्टार थे फराज खान, उनका भी निधन हो गया। फराज खान रानी मुखर्जी के साथ मेहंदी, दुल्हन बनूं मैं तेरी और फरेब सहित बॉलीवुड के कई फिल्मों में नजर आए थे। ठीक, और फराज की फिल्म फरेब का गाना तेरी आंखें झुकी झुकी, फराज की फिल्म फरेब का गाना तेरी आंखें झुकी झुकी काफी हिट रहा था। और फराज खान का बॉलीवुड डेब्यू 1996 में हिंदी फिल्म फरेब से हुआ था। ठीक, फराज खान का बॉलीवुड डेब्यू 1996 में हिंदी फिल्म फरेब से हुआ था। और इनका गाना जो था, फरेब का गाना, जो फरेब फिल्म आई थी उसका गाना था तेरी आंखें झुकी झुकी। उसका ये गाना, फरेब खान का ये गाना काफी हिट हुआ था। तो साथियों, अगर इस
मेहदी फिल्म के अगर रिलीज की बात किया जाए तो मेहदी फिल्म 13 नवंबर 1998 को ये रिलीज हुई थी। इसके निर्देशक हामिद अली खान थे और ये हिंदी भाषा की फिल्म थी। ठीक साथियों, और इस फिल्म के लेखक की अगर बात करें तो इकबाल दुर्रानी मेहदी फिल्म के लेखक थे। ठीक साथियों, ये फरेब खान से संबंधित जानकारी थी। अगली जानकारी साथियों कि मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व सूची में शामिल किया गया। ठीक, अगली जानकारी है, इसे हम लोग साफ करते हैं। अगली जानकारी है आपसे पूछ लेगा कि रानी मुखर्जी की फिल्म जो मेहदी थी इसके मुख्य स्टार वो कौन से हैं जिनका निधन हो गया, या तो मुख्य स्टार जो फरेब खान थे, ये कौन सी फिल्म, रानी मुखर्जी के कौन से फिल्म के मुख्य स्टार हुआ करते थे। इस तरीके से यहाँ क्वेश्चन पुट अप करेगा। तो साथियों, मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व को मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व सूची में शामिल किया गया। मध्य प्रदेश का जो पन्ना टाइगर रिजर्व है उसे यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया गया। ठीक साथियों, और अगर बात करें तो यह भारत का 12वां और मध्य प्रदेश के पचगढ़ी और अमरकंटक के बाद तीसरा यूनेस्को मतलब टाइगर रिजर्व को यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की सूची की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश का यह तीसरा टाइगर रिजर्व है जिसे कि यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया गया। इससे पहले मध्य प्रदेश के पचगढ़ी को और अमरकंटक में जो टाइगर रिजर्व है उसे यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया गया था। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। तो आप लोगों का यहाँ आंसर होगा कि पन्ना टाइगर रिजर्व को मध्य प्रदेश की किस रिजर्व को यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर की सूची में शामिल किया गया। तो आप लोगों को यहाँ आंसर देना पड़ेगा पन्ना टाइगर रिजर्व को। ठीक साथियों, और अगर इसके बात करें तो जिसे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया। ठीक, तीसरा है जिसे वर्तमान में पन्ना टाइगर रिजर्व 56 बाघों का घर है। जो पन्ना टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश का पन्ना टाइगर रिजर्व है, इसमें 56 बाघों का घर है। 56 बाघों का घर है, 56 बाघों का घर है जिसे यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया गया है। साथियों, अगर यूनेस्को की बात करें, यूनेस्को के अगर फुल फॉर्म की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक
साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात इसकी अगर हिंदी बात करें तो इसका हिंदी होगा संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, यूनाइटेड नेशंस, अर्थात संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन की बात किया जाएगा। यूनेस्को के अगर फुल फॉर्म की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनेस्को की बात है। अगर साथियों अगर बात किया जाए तो इसके अध्यक्ष की तो आंद्रे अजोले, यूनेस्को के अध्यक्ष की बात करें तो आंद्रे अजोले यहाँ के अध्यक्ष हैं। यूनेस्को के अध्यक्ष आंद्रे अजोले हैं और स्थापना की बात करें तो 4 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना की गई। स्थापना, यूनेस्को की स्थापना अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में, 4 नवंबर 1945 को किया गया। और साथियों सबसे मुख्य बात बताएं कि यूनेस्को का सदस्य भारत 1946 में इसका सदस्य बना, ठीक, यूनेस्को का सदस्य भारत 1946 में बना, ठीक, 1946 में भारत सदस्यता ली, इसकी सदस्यता ली यूनेस्को की। और साथियों अगर इसके उस मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय पेरिस में है, ठीक, फ्रांस। इसका मुख्यालय की अगर बात करें, इसका मुख्यालय पेरिस में है, अर्थात फ्रांस की राजधानी, ठीक, इसका मुख्यालय। और इसके कुल 193 सदस्य देश हैं। यूनेस्को के अगर सदस्य देशों की बात करें तो 193 इसके सदस्य देश हैं यूनेस्को के, ठीक साथियों। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि मानव और प्रकृति के बीच एक संतुलित संबंध को प्रदर्शित करना। मानव और प्रकृति के बीच एक संतुलित संबंध किस प्रकार से प्रदर्शित किया जा सके, ये यूनेस्को का मुख्य उद्देश्य है, ठीक, इसकी हम बात करें। और अगली जानकारी की ओर अगर हम लोग बात करें साथियों, अगली जानकारी की ओर, तो अभी आप लोगों को पता है कि अमेरिकी इतिहास मतलब अमेरिका का अभी कल चुनाव का इलेक्शन का रिजल्ट आया है, जिसमें जे बाइडन सबसे ज्यादा मत हासिल करके अभी तक अमेरिका का जितनी बार भी चुनाव हुआ है उसमें सबसे ज्यादा मत हासिल किया, अर्थात इतिहास रच दिया वो जो बाइडन ने। मैं अभी बताता हूँ और भी डिटेल में जानकारी दूंगा, थोड़ा सा आप लोग रुकिए, पूरी वीडियो को साथ में देखिए। अच्छी नॉलेज, अच्छी जानकारी जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो साथियों अमेरिकी इतिहास में जो बाइडेन राष्ट्रपति पद के पहले ऐसे उम्मीदवार बन गए हैं जिन्हें अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा वोट मिला है, ठीक, अमेरिकी इतिहास में जो बाइडेन ऐसे पहले राष्ट्रपति हैं जो कि जिन्हें सबसे ज्यादा मत प्राप्त हुआ है। और इन्हें पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का रिकॉर्ड भी इन्होंने तोड़ दिया है, ठीक। राष्ट्रीय स्थानीय मीडिया के अनुसार जो बाइडेन को 72 करोड़ 49 लाख 7 करोड़ 20 लाख 49 हजार 7 करोड़ 20 लाख 49,241 मत प्राप्त हुआ है, सॉरी 341 मत, कितना, 341 मत, ठीक, जो बाइडेन को। और अमेरिकी की किसी भी राष्ट्रपति, इससे पहले 2008 में बराक ओबामा को 6 करोड़ 94 हजार, बराक ओबामा को कब, 2008 में 2008 में बराक ओबामा को
6,94,000 6,94,98,000 98,618 मत प्राप्त हुआ था। ठीक, 516 मत। और इसके बाद 1996 में बिल क्लिंटन को 1996 में बिल क्लिंटन को 4,74,000 ठीक, और 1,185 मत प्राप्त हुआ था। मतलब जो बाइडेन अभी चुनाव हुआ है, जो उसमें जो बाइडेन सबसे ज्यादा ऐतिहासिक मतों से जीते हैं, जिन्हें 7,20,49,341 मत प्राप्त हुआ, जो कि इतिहास का सबसे ज्यादा मत प्राप्त हुआ है। अभी तक सबसे ज्यादा मत बराक ओबामा जी 2008 में पाए थे, जिनका 6,94,98,516 वोट थे। और इससे पहले बराक ओबामा से पहले 1996 में बिल क्लिंटन जी पाए थे 4,74,01,185 मत। ठीक साथियों, ये जानकारी थी अमेरिका से संबंधित। ठीक, ये जानकारी अमेरिका से संबंधित थी साथियों। ठीक है, तो साथियों टाइम अब ज़्यादा हो रहा है, कुछ क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन को मैं आप लोगों को देता हूं, जिससे कि आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक, कल मैं आपको करवाया था, आपका क्वेश्चन है कि किसे मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। आपको मैं 2-3 क्वेश्चन दे देता हूं यहाँ पे, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि किसे मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। किसे मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के रूप में, पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में, नियुक्त किया गया, के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक साथियों, अगला क्वेश्चन एक मैं और देता हूं आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के वर्तमान लोकायुक्त का नाम बताइए। महाराष्ट्र के वर्तमान लोकायुक्त का नाम बताइए। लोकायुक्त का नाम बताइए। ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक, इसका आंसर आपको देना है। अगला क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने हाल ही में 50 वर्षों की अवधि के लिए 6 हवाई अड्डों का संचालन अपने अधिकार में ले लिया। किस कंपनी ने फरवरी 2019 में बोली लगाकर 6 हवाई अड्डों का संचालन अपने अंडर में ले लिया। इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक साथियों, उसके बाद कल मैं ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और आप अपने YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे अपना स्नेह भाव बनाइए, जिससे कि हमें भी एक नई ऊर्जा प्राप्त हो और आप लोगों को मैं
उसी भी ऊर्जा और उत्तेजना के साथ आप लोगों को मैं डेली और भी क्लासें प्रोवाइड करता रहूं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन कराए जाते हैं आपके यूट्यूब चैनल पे। ठीक साथियों, तो आप सारे क्वेश्चन को नोट करिएगा और बार बार रिवीजन करिएगा, जिससे कि सारे क्वेश्चन आप लोगों को हमेशा याद रहें और आप लोग अपने कंपटीशन के जब भी। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।